नमस्कार दोस्तों, इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो इंसानी लालच, धोखे और एक ऐसी खौफनाक अलौकिक दुनिया की कहानी है जिस पर शायद आप आसानी से यकीन ना कर पाएं। हम बात कर रहे हैं मारण क्रिया की। ये एक ऐसा प्राचीन और खतरनाक काला जादू है जिसका इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के मारण क्रिया, जानलेवा कर्म के इस खौफनाक सफर में गहराई से उतरते हैं। हम भारत और म्यांमार की सीमा पर फैले उन घने और रहस्यमयी जंगलों के राज खोलेंगे जहां कोन्याक जनजाति आज भी प्रकृति और अदृश्य शक्तियों से संवाद करती है। देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान की जिंदगी रातों रात एक डरावने सपने में बदल जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। विराट की ये बेबसी भरी लाइनें सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक 10 फुट लंबा काला साया लगातार आपका पीछा कर रहा हो, जो हर पल आपको मौत का एहसास दिला रहा हो। ये कोई भ्रम या बुरा सपना नहीं था दोस्तों, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी जो विराट के इर्द गिर्द बुनी जा रही थी। ये साया बस उसे घूरता रहता था, मानो किसी सही मौके की तलाश में हो। और ये डरावनी घटनाएं किसी एक दिन की बात नहीं थी। शुरुआत बहुत अजीब तरीके से होती है। आईने के सामने शेव करते वक्त अचानक उस तरफ फिसलता है और चेहरे पर कट लग जाता है। फिर जब वो घाव धोने के लिए पानी लेता है तो वो पानी अचानक खून में बदल जाता है। इसके बाद खाने में दाढ़ी के बाल मिलना, जुबान पर हमेशा कड़वा स्वाद रहना और फिर अंत में उस विशालकाय 10 फुट लंबे काले साए का सामने आना। ये सारी चीजें धीरे धीरे विराट को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए रची गई थीं। भाग 1, विज्ञान की सीमाएं और मेडिकल साइंस में जवाब की तलाश। जाहिर सी बात है, जब किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो इंसान सबसे पहले तर्क और मेडिकल साइंस की तरफ ही भागता है। अपनी इसी हताशा में विराट और उसकी पत्नी मीरा भी एक बड़े अस्पताल पहुंचते हैं। विराट अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और इन खौफनाक घटनाओं के बारे में डॉक्टर को बताता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी यहां बेबस नजर आया। डॉक्टर ने साफ कहा कि विराट की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन उसके लक्षण किसी करनी करतूत या काले जादू की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर उस डॉक्टर ने खुद विराट को मेघालय के बॉर्डर पर रहने वाली रहस्यमयी कोन्याक जनजाति के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि वही लोग इस अलौकिक समस्या का समाधान कर सकते थे। अब यहां दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ विराट है जो अपनी बेबसी में अपनी आंखों देखी खौफनाक घटनाओं पर विश्वास कर रहा है और अपनी जान बचाने के लिए उस अनजान कबीले तक जाने को पूरी तरह तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी मीरा का रवैया, सच कहूं तो बेहद चौंकाने वाला था। वो डॉक्टर की बातों को बेतुका कहकर टाल देती है। इन सब घटनाओं को विराट का सिर्फ एक वहम बताती है, और सबसे अजीब बात, वो विराट के साथ उस कबीले तक जाने से साफ इनकार कर देती है। यहीं से ये शक होने लगता है कि कहानी में कुछ तो ऐसा है जो हमें सतह पर दिखाई नहीं दे रहा। भाग 2, अनजान की ओर सफर और कोन्या कबीले की तलाश। पत्नी के मना करने के बावजूद विराट हार नहीं मानता। वो समझ चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो इस खौफनाक सच्चाई का सामना अकेले ही करना होगा। वो अपनी कार निकालता है और मेघालय के बॉर्डर से लगे उन घने दलदली जंगलों की ओर निकल पड़ता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक उसकी जीप कीचड़ में बुरी तरह धंस जाती है। जंगल का सन्नाटा गहराने लगता है और पलक झपकते ही अजीबोगरीब कपड़े पहने कोन्याक कबीले के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी खामोश चाल और ठंडी निगाहें बता रही थी कि वहां किसी बाहरी का आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इससे पहले कि विराट कुछ बोल पाता या समझा पाता, एक कबीलाई ने बांस की नली से उसकी गर्दन पर एक सुई दाग दी और विराट वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। भाग 3, सरदार का खुलासा और श्राप की असली जड़ का पर्दाफाश। जब विराट को होश आता है तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वो खुद को कबीले के लोगों के बीच पाता है और उसके ठीक सामने खड़ा था कबीले का ताकतवर और रहस्यमयी सरदार। सरदार बिना कुछ कहे उसके करीब आता है और विराट की कलाई पर बंधे एक कड़े को बहुत गौर से देखने लगता है। और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो होश उड़ा दे। सरदार कहता है, ये मौत का उपहार है। वो बताता है कि इस साधारण से दिखने वाले कड़े पर एक बेहद खतरनाक तंत्र, मारण क्रिया की गई है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब विराट बताता है कि ये कड़ा उसे उसके सबसे अच्छे दोस्त बलराज ने तोहफे में दिया था। जी हां, जिस दोस्त पर विराट आंख मूंद कर भरोसा करता था, उसी ने उसे मौत का ये खौफनाक तोहफा दिया था। इस खुलासे के बाद दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल आता है, एक निर्दोष इंसान को मौत का श्राप कोई क्यों देना चाहेगा, और वो भी उसका अपना सबसे करीबी दोस्त।
विराट ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर बलराज ने उसके खिलाफ इतनी गहरी और जानलेवा साजिश क्यों रची? ये सवाल सिर्फ विराट के मन में नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी के ताने बाने पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इंसानी फितरत सच में कितनी काली हो सकती है, ये उसका एक जीता जागदा उदाहरण है। भाग 4, पलटवार का अनुष्ठान और काले जादू की वापसी। खैर, कबीले का सरदार विराट से कहता है कि जो दूसरों का बुरा सोचता है वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होता है। वो पूछता है कि क्या इस श्राप को वापस उसी इंसान पर पलटने में विराट को कोई ऐतराज तो नहीं? विराट की हाँ सुनते ही सरदार उस कड़े को देवी माँ के सामने रखता है और काले जादू को वापस भेजने का एक खौफनाक अनुष्ठान शुरू कर देता है। ये कोई आम पूजा नहीं थी दोस्तों, ये एक बहुत प्राचीन तांत्रिक विद्या थी। सबसे पहले एक आटे का गुड्डा बनाया जाता है जो जादू करने वाले का प्रतीक था। फिर उस पर काला टीका लगाकर सुइयां चुभोई जाती हैं। इसके बाद सरदार उस गुड्डे के हाथ पैर बेरहमी से मरोड़ता है और उसे चींटियों के बीच रख देता है। ये ठीक वही तकलीफ थी जो विराट ने इतने दिनों तक झेली थी, और अब ये एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में वापस अपने असली मालिक के पास जा रही थी। इस तांत्रिक अनुष्ठान का असर तुरंत दिखाई देता है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, आग की लौ अचानक कांपने लगती है। एक तेज हवा का झोंका आता है और विराट महसूस करता है कि उसके आसपास मंडराने वाला वो 10 फुट का विशालकाय साया हमेशा के लिए गायब हो गया है। उसके सीने से वो भारी अंधेरा और खौफ पूरी तरह छन जाता है। महीनों बाद पहली बार विराट को वो सुरक्षित वाली शांति महसूस होती है। मारण विद्या का वो जानलेवा असर टूट चुका था। भाग 5, घर में खौफनाक सच्चाई और साजिशकर्ताओं का सामना। सरदार ने विराट से कहा था कि घर पहुंचते ही उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विराट पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौटता है। दिमाग में अभी भी उलझन थी कि बलराज ने ऐसा क्यों किया और मीरा की इसमें क्या भूमिका थी। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, सामने एक ऐसा मंजर था जिसने विराट के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसकी पत्नी मीरा और उसका दोस्त बलराज दोनों फर्श पर अधमरी हालत में पड़े थे। उनका शरीर जिंदा ही सड़कर गल रहा था और वो दोनों असहनीय दर्द से तड़प रहे थे। ये उसी मारण क्रिया का सीधा और भयानक असर था जो सरदार ने पलट दी थी। तड़पते हुए बलराज वही दम तोड़ देता है और आखिरकार जाते जाते मीरा के होठों से वो घिनौनी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। तो यहाँ 2 चेहरे पूरी तरह बेनकाब होते हैं। एक तरफ विराट था जो इस पूरी साजिश से बिल्कुल अनजान था, सिर्फ एक पीड़ित इंसान जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ था वो भयंकर धोखा जो उसके अपने ही रच रहे थे। मीरा मरते हुए कबूल करती है कि उसने और बलराज ने मिलकर विराट की सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये भयानक खेल रचा था। उन्हें लगा था कि विराट मर जाएगा और वो दोनों ऐश करेंगे, लेकिन जब तंत्र उल्टा पड़ा और वो खुद किसी दूसरे तांत्रिक के पास भागे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर इस पूरी भयानक घटना के निष्कर्ष पर हम गौर करें तो कुछ बहुत अहम बातें सामने आती हैं। पहला, प्रॉपर्टी का अंधा लालच कैसे इंसान को अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी धोखा करने पर मजबूर कर देता है। दूसरा, एक दोस्त की जान लेने के लिए काले जादू जैसी नीच हरकत का इस्तेमाल करना। तीसरा, कोन्याक सरदार के जरिए उस तंत्र का प्राकृतिक न्याय के रूप में पलटवार होना। और सबसे बड़ी बात, जो साजिशकर्ता दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंततः अपने ही बिछाए जाल में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई सच में कर्मों के इस अटल चक्र से बच सकता है? अक्सर लोगों को लगता है कि वो दूसरों के साथ बुरा करके आसानी से बच निकलेंगे, लेकिन नियति का अपना एक सटीक और खौफनाक हिसाब होता है। मारण क्रिया जैसी काली शक्तियां जब पलटती हैं ना, तो वो किसी को नहीं बख्शती। बलराज और मीरा के लालच ने ही उनका खौफनाक अंत तय किया था। इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कर्म हमेशा लौट कर आता है। उम्मीद है इस चर्चा ने हम सभी को कर्म की ताकत पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर जरूर किया होगा। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।